हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 20, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें बेटा तो सबसे पहले बात ये आती है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने प्लेस से अपने प्लेस से उठ के किसी और प्लेस पर जाता है, यानी कि जब उसके प्लेस का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जब उसके प्लेस का डिस्प्लेसमेंट होता है, जब वो एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह जाता है, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज लोकोमोशन। ठीक है। वहीं अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह पे रखते हैं, फिक्स्ड है, बैठा हुआ है, और बैठे बैठे अगर वो कोई मूवमेंट करता है, ठीक है, या फिर अपने जगह पे फिक्स होके वो कोई मूवमेंट करता है, दैट इज नॉन एज मूवमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, जैसे कि मैं बैठ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट चेंजिंग माई प्लेस बट आई एम चेंजिंग माई पोजिशंस, राइट। तो मैं अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बैठे बैठे अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ, सो दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मूवमेंट। लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह से उठ के किसी दूसरी जगह चला जाए, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है। चलो, लोकोमोशन की बात करें बेटा तो लोकोमोशन बेसिकली क्यों होता है, तो इन जनरल लोकोमोशन अकर्स फॉर बेसिकली टू पर्पसेस, दो पर्पसेस के लिए होता है। पहला, इन द सर्च ऑफ हैबिटेट। ठीक है। इन द सर्च ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के सर्च में, दैट मीन्स इन द सर्च ऑफ फूड एंड इन द सर्च ऑफ लिविंग प्लेस। ठीक है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, इन द सर्च ऑफ मेट। ठीक है। इन द सर्च ऑफ मेट। ठीक है। मेटिंग के लिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करेगा। ठीक है। तो लोकोमोशन के बेसिकली दो ही रीजन होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। ठीक है। तो तीन टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज द एमेबॉइड मूवमेंट। एमेबॉइड मूवमेंट क्या होता है? अमीबा हम सब ने रखते हैं, पढ़ा है। ठीक है। अमीबा में रखते हैं, क्या क्या बनता है बेटा? अमीबा में एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे फॉल्स फीट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इस फॉल्स फीट से एक तो वो करता क्या है, ये किसी एक जगह से, ठीक है, मूव करके किसी दूसरी जगह जाएगा। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज एमेबॉइड मूवमेंट। ठीक है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज एमेबॉइड मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सिलियरी एक मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट का क्या मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है बेटा? सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। दैट इज नॉन एज सीलिया। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया की मदद से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज सीलियरी मूवमेंट। ठीक है। और मस्कुलर मूवमेंट तो विद द हेल्प ऑफ मसल्स जो मूवमेंट होते हैं, दैट इज नॉन एज मस्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा एमेबॉइड मूवमेंट का। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हमने पढ़ा था कि WBC एक काइंड ऑफ प्रोसेस करता है जिसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। याद होगा आप लोगों को? WBC फैगोसाइटोसिस शो करता है। तो फैगोसाइटोसिस में WBC क्या कर रहा है? अपने एक पोजीशन से मूव करके बैक्टीरिया तक जा रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट शो कर रहा है? तो ये एमेबॉइड मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है। वही बात करते हैं सीलिया की। तो सीलियरी मूवमेंट हमारे बॉडी में कई जगह प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब में एक तो प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवम। ओवम से जब एग रिलीज होता है बेटा, ठीक है, तो इस फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ओवम बहुत ही जो एग जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, तो वो एग जो है वो इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करेगा। तो जब ये इसमें ट्रैवल करता है बेटा, तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। जिसको हम सीलिया कह रहे हैं। ये इस सीलिया के ऊपर मूवमेंट करता है। ठीक है। सीलिया मूव करेगा और वो सीलिया इस एग को मूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। सो these are the kind of movement is known as ciliary movement। ठीक है। सीलिया और भी जगह प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे फूड पाइप में भी प्रेजेंट है। वहां पे भी ये सिलियरी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट मस्कुलर मूवमेंट, तो जो भी एक हमारे मसल्स का मूवमेंट है। ठीक है। हमारे आर्म्स का कहते हैं मूवमेंट, हमारी लेग्स का मूवमेंट, जब आप बोलते हो तो आपके कहते हैं जॉ का मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट जो है वो कैसा है? तो मस्कुलर मूवमेंट में आता है। ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो गए। अब आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट इज
शुरुआत हम अच्छा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम इस चैप्टर में हम दो पार्ट्स का स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट विल बी द मसल्स, ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट विल बी द स्केलेटन, ठीक है। हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दो पार्ट्स को स्टडी करेंगे। पहला पार्ट होगा कि मसल्स क्या है, मसल्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्केलेटन सिस्टम पे होगा कि हमारे बॉडी में किस तरीके का स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मसल्स की, ठीक है। मसल्स में अगर टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें तो हमारे बॉडी में बेसिकली 3 टाइप के मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है बेटा स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। अच्छा, इसे स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई इट इज नॉन एज स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। ये स्ट्राइसेंस, ये बैंड्स का अपीयरेंस देता है, दैट इज वाई इट इज नॉन एज स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। अच्छा, और क्या? सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ क्या बेटा? न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या? दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स का क्या मतलब है? ऐसे मसल्स जो कि हम अपने इच्छा अनुसार हम यूज कर सकते हैं, उसे वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सॉरी ट्राइसेप्स, है ना। हमारे कहते हैं पैर के जो काफ्स हैं उनके मसल्स, ठीक है, थाइस के मसल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे कहते हैं जो मसल्स है बेटा, ये हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, है ना। अगर कोई सामान हमें उठाना है तो हम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स को यूज करेंगे हैंड के मूवमेंट को करने में, तो ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नॉन एज वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स कैसा होता है बेटा? स्मूथ मसल्स में एक लाइन याद रखना कि दे हैव टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का क्या मतलब बेटा? ये देखो, ये कॉनिकल एंड के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, इसे टेपरिंग एंड कहा जाता है, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ मसल्स आर स्मूथ मसल्स। इनमें भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कैसे मसल्स होते हैं भाई? तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या मतलब? ऐसे मसल्स जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करेंगे, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे, ठीक है। उन्हें हम अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो सारे मसल्स जो हैं दोज आर स्मूथ मसल्स, ठीक है। उन्हें हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई, हम एक हद तक आंखों को ब्लिंक करने से रोक सकते हैं, लेकिन हम वी कैन नॉट डू इट फॉर मच लॉन्गर टाइम। वो एक टाइम के बाद आपको पलकें झपकनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो भी तो हमारे ऑर्गन्स के मसल्स के थ्रू होते हुए जा रहा है ना। तो उस मूवमेंट को हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते बेटा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी बेटा कैसा? स्ट्राइटेड मसल्स जैसा ही होता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स भी स्ट्राइटेड मसल्स जैसा ही होता है और इनमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड मसल्स के जैसा ही होता है, इसमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट दीज ऑल्सो आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स जैसा ही होगा, इनमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे, बट कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ठीक है। हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है। चलो यहां तक आ गई बात समझ में, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा मसल्स के, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, मसल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है,
एक मसल को रखते हैं लिया है, ठीक है। उस मसल के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो मसल्स किन चीज़ों का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक बड़ा मसल लेंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ पे कुछ मसल्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मसल बंडल या फिर फैसिकुलस कहा जाता है, ठीक है। मसल बंडल या फिर फैसिकुलस कहा जाता है। फैसिकुलस सिंगुलर है, प्लूरल में फैसिकुलाई हो जाएगा, ठीक है। इन्हें मसल बंडल या फिर फैसिकुलस कहा जाता है, ठीक है। मसल बंडल के अगर हम लोग अंदर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे कई सारे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल बंडल के अंदर भी कई सारे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। इन्हें हम लोग मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज मसल फाइबर। और अगर मसल फाइबर के भी अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो मसल फाइबर के अंदर भी मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रल्स। हायरार्की आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मसल बंडल या फिर फैसिकुलस। फैसिकुलस के अंदर प्रेजेंट होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है मायोफाइब्रल, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी बेटा, सबके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्टिव क्या कहते हैं कवरिंग प्रेजेंट थी। उसी तरह मसल्स के पास भी उनकी अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। मसल्स के पास भी उनकी अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। वो देखते हैं क्या क्या है। अगर हम लोग पूरे मसल को देखें, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा उसे एपीमाइसियम कहा जाता है। जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे एपीमाइसियम कहा जाता है। और जब मसल बंडल की बात करेंगे तो मसल बंडल के लिए जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी बेटा दैट इज नॉन एज पेरीमाइसियम, उन्हें पेरीमाइसियम कहा जाएगा। और वहीं जब हम लोग मसल फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नॉन एज एंडोमाइसियम, उसे हम लोग एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। देखो मसल बंडल के बारे में तो हमने देख लिया। अब अगर मैं मसल फाइबर को थोड़ा एनलार्ज करके बनाऊं तो क्या हमें मिलेगा बेटा, यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो। अगर हम लोग मसल फाइबर को फर्दर और एनलार्ज करके देखते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। अगर आपको सेल चैप्टर याद है, अगर आपको सेल चैप्टर याद है तो अगर हम लोग सेल में देखते थे बेटा, तो सेल में जो जेल लाइक लिक्विड प्रेजेंट था उसे हम लोग क्या कह रहे थे, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे थे, ठीक है। उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे थे, ठीक है। और सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे, ठीक है। उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे। अच्छा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे थे, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्गेनल प्रेजेंट था जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे, है ना। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या है बेटा, मसल, ये जो कहते हैं मसल फाइबर्स है, ये जो मसल फाइबर्स है, दीज मसल फाइबर्स आर द सेल ऑफ मसल्स, ठीक है। हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि मसल फाइबर्स जो हैं वो मसल्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मसल फाइबर को पढ़ रहे हैं यानी कि हम मसल के सेल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मसल का जो सेल है तो सेल का भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो मसल सेल यानी कि मसल फाइबर्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। और वहीं सेल में जो साइटोप्लाज्म होता था मसल फाइबर में हम उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था हम उसे सार्कोजोम कहते हैं, और वहीं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था हम उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम कह रहे हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है इन हाई अमाउंट, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है इन हाई अमाउंट। ये कैल्शियम कहाँ काम आता है, हम आगे चल के स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कैल्शियम कहाँ से काम आता है, ठीक है। और क्या बेटा, ध्यान देना कि ये जो कहते हैं मसल फाइबर जो बेटा ये बीच में एक डिप लिए हुए है, ठीक है।
एक ब्रेक प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नॉन एज द टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसे हम लोग टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर देखते हैं, ये मसल फाइबर्स में मल्टीपल क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जहां पर भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, ऐसे केस को हम सिंक्टियम कहते हैं, ठीक है, सिंक्टियम कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे साइटोप्लाज्म को हम सिंक्टियम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मसल फाइबर के पास कैसा साइटोप्लाज्म है, तो भाई सिंक्टियम साइटोप्लाज्म है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया मसल फाइबर की बात। अब मसल फाइबर के भी अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मायोफाइब्रिल को फर्दर अगर हम लोग स्टडी करेंगे, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें उसका स्ट्रक्चर कैसा मिलता है। देखो, मायोफाइब्रिल जो है वो फर्दर कुछ प्रोटीन्स को मिला के बना है, ठीक है। मायोफाइब्रिल जो है वो फर्दर कुछ प्रोटीन्स को मिला के बना है। हमें दो प्रोटीन्स का एक ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली हमें दो प्रोटीन का ध्यान रखना है, मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है। दो प्रोटीन, मायोसिन एंड एक्टिन, ये दोनों प्रोटीन जो है बेटा, ये दोनों पॉलीमर होते हैं, ये दोनों ही पॉलीमर प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है भाई, तो पॉलीमर प्रोटीन है। पॉलीमर का क्या मतलब है, पॉलीमर आपको पता होगा, पॉलीमर का यह मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस मल्टीपल मतलब सपोज कि कोई एक जैसे कि आपने लगता है मोती की माला देखी है, ठीक है, तो उसमें जो एक मोती होगा बेटा वो मोनोमर कहलाएगा। और जब कई सारे मोती आपस में लगते हैं मिलके एक माला बना रहे हैं, तो ये जो माला है ये पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल बेटा, पॉलीथीन। पॉलीथीन, जो पॉलिथिन आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो प्लास्टिक आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो उसे हम पॉलिथिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो है क्या, पॉलीइथीन है। इथीन इज अ मोनोमर, और बहुत सारे इथीन साथ में मिल रहे हैं, तब जाके ये पॉली लग जा रहा है, तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर, ठीक है। तो सिमिलरली मायोसिन इज अ पॉलीमर, ठीक है, और उसी तरह एक्टिन भी एक पॉलीमर है, ठीक है। अब ये दोनों प्रोटीन्स भाई मिलके क्या बना रहे हैं, तो ये दोनों बेसिक प्रोटीन मिलके क्या बना रहे हैं, तो हमारा मायोफाइब्रिल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये इनमें लगते हैं, इन दोनों ही प्रोटीन का अरेंजमेंट हमें ये देखना है कैसे, कि जो मायोसिन होता है बेटा, वो एक थिक फिलामेंट बना के प्रेजेंट होता है। मायोसिन जो है वो एक थिक फिलामेंट बना के प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं एक्टिन जो है बेटा वो एक थिन फिलामेंट बना के प्रेजेंट है। एक्टिन जो है वो एक थिन फिलामेंट बना के प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिन एक थिन फिलामेंट बना के प्रेजेंट है। अगर हम लोग मायोफाइब्रिल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक जिगजैग लाइन मिलेगी बेटा, ठीक है, एक हमें जिगजैग लाइन मिलेगी। दिस जिगजैग लाइन इज नॉन एज द जेड लाइन, ठीक है। इसे हम लोग जेड लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे हम लोग जेड लाइन कहते हैं। इस जेड लाइन में बेटा हमें थिक और थिन फिलामेंट अरेंज्ड मिलेंगे, ठीक है। थिक और थिन फिलामेंट ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हमें मिलते हैं, ठीक है। इसी थिक और थिन फिलामेंट के प्रेजेंट होने की वजह से हमें वो लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस मिल रहे हैं, ठीक है। जो हमने यहां देखा था, जो हमने यहां देखा था, ये जो हमें एक स्ट्राइएशंस मिल रहे हैं बेटा, ये इसी मायोसिन और एक्टिन के अरेंजमेंट की वजह से। अब इसी थिक और थिन फिलामेंट के अरेंजमेंट को अगर हम लोग देखें बेटा, तो यही थिक और थिन फिलामेंट जब अरेंज हो जाएंगे, तो जब दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होगा बेटा, ठीक है, द पार्ट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जेड लाइन जो होगा, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट ऑल्टरनेटिवली अरेंज रहेंगे, उसे हम एक सार्कोमियर कहेंगे। हम क्या कहेंगे, उसे हम एक सार्कोमियर कहेंगे, ठीक है। अब सार्कोमियर को हम थोड़ा सा और फर्दर देखते हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले ये देख लेते बेटा, जैसे कि मैंने कहा था कि मायोसिन और एक्टिन जो है वो दो पॉलीमर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब देखो, मायोसिन जो है बेटा, ठीक है, मायोसिन इज अ पॉलीमर, तो मायोसिन का मोनोमर क्या हो जाएगा, मायोसिन का मोनोमर क्या हो जाएगा, मायोसिन का जो मोनोमर है बेटा, उसे मीरोमायोसिन कहा जाता है, मीरोमायोसिन कहा जाता है, ठीक है।
मायोसिन के मोनोमर को मीरोमायोसिन कहा जाता है। कई सारे मीरोमायोसिन, लगभग 300 से 400 मीरोमायोसिन जब कहते हैं एक साथ आते हैं तब जाके एक यूनिट ऑफ मायोसिन बनता है, ठीक है। और वहीं एक्टिन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एक्टिन जो है एक पॉलीमर है, इट इज मेड अप ऑफ ये जो थिन फिलामेंट है, ये तीन फर्दर कहते हैं प्रोटीन से एक मिलकर बना हुआ है। थिन फिलामेंट किस किस का एक मिलकर बना हुआ है? एक्टिन का, ट्रोपोमायोसिन का और ट्रोपोनिन का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो थिक फिलामेंट जो था वो मायोसिन का एक बना हुआ है, और ये जो थिन फिलामेंट जो है वो इन तीन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन तीन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सार्कोमेयर को थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करते हैं बेटा। देखो सॉरी, देखो जब हम लोग देखते हैं सार्कोमेयर की एक बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि दो कंसेक्यूटिव जेड लाइन को के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम सार्कोमेयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक तो होता है क्या क्या बेटा, देखो ये जो हमारा थिक फिलामेंट जो है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा थिक फिलामेंट जो है ये हमारा मायोसिन है, ठीक है। अच्छा, थिक फिलामेंट जितने आते हैं पार्ट को कवर कर रहा है, थिक फिलामेंट जितने पार्ट को कवर कर रहा है, हम इसे ए बैंड कहते हैं। हम इतने पार्ट को, जितना पार्ट ये थिक फिलामेंट कवर करेगा, इसे इतने इतने पार्ट को हम ए बैंड कहेंगे, ठीक है। इतने पार्ट को हम ए बैंड कहेंगे, ए बैंड कहेंगे या फिर एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहेंगे, ठीक है। या तो ए बैंड कहेंगे या फिर एन आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर डार्क बैंड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डार्क अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे डार्क बैंड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो ये जो देखते हैं जो हमारे देखते हैं जो थिक फिलामेंट है, क्या ये थिक फिलामेंट के क्या ये थिक फिलामेंट के साथ ये थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो देखते हैं जब ये थिन फिलामेंट ये इस थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ऐसे केस में थिक फिलामेंट का वो पार्ट, थिक फिलामेंट का वो पार्ट जिसमें ये थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है, जस्ट उतना पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है, उसे हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। तो जितना पूरा थिक फिलामेंट जो कवर कर रहा है उसे ए बैंड, अब उस थिक फिलामेंट में वो बस उतना पार्ट जहां पे ये थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है उसे हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से एक तो बेटा जो ये जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये थिन फिलामेंट जितना पार्ट कवर करेगा, ये थिन फिलामेंट जितना पार्ट कवर करेगा, एक्सेप्ट कि उसमें ये जो थिक फिलामेंट है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब थिन फिलामेंट तो यहां तक है, लेकिन इतना पार्ट जो बेटा इसमें थिक फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, तो इतना पार्ट हटा दिया जाए। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक जेड लाइन, और अब ये तो इस तरफ भी कर रहा है ना, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतना पूरा जो एक पार्ट है दैट इज नॉन एज आई बैंड, ठीक है। इसे हम आई बैंड भी कह सकते हैं या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है। आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर लाइट बैंड भी कहा जाएगा, ठीक है। फिर से एक बता रहा हूं, जो थिक फिलामेंट है वो पूरा थिक फिलामेंट उसे हम लोग ए बैंड या फिर एन आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर डार्क बैंड भी कह रहे हैं, ठीक है। थिक बैंड का वो पार्ट जिसमें कि लाइट बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा है उसे हम एच जोन कह रहे हैं, ठीक है। और वही थिन फिलामेंट जिसपे कि थिक फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है वो आई बैंड कहलाता है, ठीक है, वो आई बैंड कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर हम एक सार्कोमेयर की बात करें, यहां ध्यान दो बेटा कि आई बैंड जो है वो इस जेड लाइन के इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। इतना पूरा जो है ये उसे हम आई बैंड कह रहे हैं। सिमिलरली इस तरफ भी आई बैंड, यहां से जेड लाइन के इस तरफ भी है, जेड लाइन के इस तरफ भी है, ठीक है, इतने पूरे को हम आई बैंड कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक सार्कोमेयर की बात करेंगे, जब हम एक सार्कोमेयर की बात करेंगे बेटा, तो क्या होगा, यहां से ये जेड लाइन से यहां तक, तो यहां तक का जो है तो बैंड होगा वो तो इस आई बैंड का हाफ ही होगा ना, तो ये हाफ आई बैंड हो जाएगा, प्लस एक पूरा ए बैंड हो जाएगा, प्लस इधर हाफ आई बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो
तो अगर एक सार्कोमियर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाफ आई बैंड प्लस एक ए बैंड और प्लस हाफ आई बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सार्कोमेयर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हाफ आई बैंड, एक फुल ए बैंड और हाफ जो है वो आई बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब एच जोन से बिल्कुल मिडिल में एक लाइन पास कर रही होती है बेटा, इसे हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, एच जोन के बिल्कुल मिडिल में एक लाइन पास कर रही होती है, इसे हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग सार्कोमियर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सार्कोमियर होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सार्कोमियर? तो सार्कोमियर जो बेटा वो इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, जब हम लोग जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसे हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये बस इतना पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जब होता है तो क्या होता है। ठीक है, क्यों होता है ये नहीं पढ़ रहे, बस हम इतना देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जब हो रहा है तो उसमें क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉर सपोज दिस इज माई हैंड, ठीक है, इसमें भी एक तो मसल प्रेजेंट है, तो जब मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूं, फोल्ड कर रहा हूं, जब मैं अपने हाथ को फोल्ड कर रहा हूं तो मेरे यहां पे जितने भी मसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पूरे पाल में जितने भी एक मसल्स प्रेजेंट होंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो एक मैं अपना हाथ फोल्ड कर पाऊंगा। और जब मैं रिलैक्स करूंगा तो ये हाथ वापस से खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जब मैं अपने हाथ को क्लोज कर रहा हूं तो ये जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो मेरा हाथ है, जो मेरा पाल में, वो क्लोज हो जाएगा। और जब मैं रिलैक्स करूंगा तो ये मसल्स रिलैक्स करेंगे और ये जो मेरा पाल में वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो जब पाल्म क्लोज हो रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो क्या होता है, अब यहां देखो, ये सार्कोमियर मसल का ही तो एक यूनिट है ना, और दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा। क्या करेगा? थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैप करते हुए अंदर की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, इससे होगा क्या? अब यहां पे आते कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बात बेटा, कि जेड लाइन जो है, ठीक है, जेड लाइन जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जेड लाइन जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, जो हमारा थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है, इनका भी जो साइज है वो चेंज नहीं होगा। साइज किसी का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, साइज उतना ही है। ठीक है, लेकिन बस क्या हो रहा है, जो थिन फिलामेंट है ये अंदर की तरफ स्लाइड हो रहा है। और किसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो इस थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये स्लाइड होके अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये स्लाइड होके अंदर की तरफ आएगा। इसीलिए इसका जब हम लोग रीजन पढ़ते हैं तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट, दैट इज व्हाई द थ्योरी इज नॉन एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम अगले क्लास में प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बट अभी बस ये देखना है कि क्या होगा, कि जो जेड लाइन जो है वो ये जो थिन फिलामेंट है ये अंदर की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, अब अगर मैं कहते हैं ऐसा वो कंडीशन बनाऊं जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो वो कैसा दिखेगा? जब मसल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो वो कैसा दिखेगा? देखो, दिस वाज द एम लाइन। ठीक है, यहां पे आपका कहते हैं क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। अच्छा, थिन फिलामेंट जो था वो बाहर बहुत था। ठीक है, अब ये जो थिन फिलामेंट होगा ये स्लाइड करके अंदर आ चुका होगा। ठीक है,
जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके अंदर की तरफ आ चुका होगा, ठीक है, स्लाइड करके अंदर की तरफ आ चुका होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि जो एच जोन जो था बेटा, यहां देखो जो एच जोन था उसमें काफी बड़ा गैप था, एच जोन में काफी बड़ा गैप था। एच 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 जोन क्या था हमारा, एच जोन को अगर हम कहें तो ये क्या था हमारा, ए माइनस आई, यही था ना, ए में से आई अगर हम माइनस कर दें तो हमारा एच एच जोन क्या निकल जा रहा था। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एच जोन जो है वो उसका जो पार्ट है वो कम हो जा रहा है, वो छोटा हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ स्लाइड करके आ जा रहा है, ठीक है। जब ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करके आएगा तब जो हमारा मसल्स है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तब जो हमारा मसल्स है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन क्या एक प्रोसेस में क्या क्या एक ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, कि जेड लाइन जो है वो क्लोजर आ जाएंगे, ठीक है। जेड लाइन जो पहले इतनी दूर थे वो क्या हो जाएंगे, जेड लाइन पास आ गए, ठीक है, जेड लाइन पास आ गया। दूसरा केस क्या होगा बेटा, कि जो हमारे फिलामेंट्स जो थे, जो आई बैंड जो है वो शॉर्ट करेगा, ठीक है, आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। आई बैंड क्या था भाई, आई बैंड हमारे यहां से यहां तक था, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, आई बैंड कम हो जाएगा। लेकिन जो ए बैंड था बेटा, ए बैंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए बैंड क्या था, ए बैंड तो हमारे थिक फिलामेंट का बैंड था, ठीक है। तो ए बैंड रिमेन्स द सेम, और वहीं एच जोन जो है वो कम हो जाएगा। एच जोन जो था बेटा वो एच जोन अब क्या हो जाएगा, एच जोन कितना रह गया, बस इतना सा ही रह गया, है ना, एच जोन रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जेड लाइंस और करीब आ जाएंगी, ठीक है। जो एक थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करके अंदर की तरफ आ जाएगा, एच जोन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एच जोन रिड्यूस हो जाएगा। वहीं ए बैंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई बैंड और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आई गेस आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना आप पहले अच्छे से पढ़ो, बुक से जाके एक लाइन पढ़ो, इसको एक समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एक स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, ये जो मसल ये जो फिलामेंट्स है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ये साइंटिफिकली कैसे स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे प्रोसेसेस या रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये स्लाइडिंग हो पा रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।